नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम छोटी और बड़ी आपसे सरोकार रखने वाली खबर। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला फरीदाबाद पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। अजय चौटाला ने कहा कि लोगों के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी का कुनबा बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और ये चुनाव सिंबल पर ही होंगे। तो पार्टी का संगठन का कार्य है जो निरंतर चल रहा है। अब इसे और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह की परेशानियों से फारिग हो गए हैं और लोगों में जाकर के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हमने 10 महीने पहले पैदा हुई पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश की जनता ने देने का काम किया, 10 सीटें दी। अब और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, 17.5% को 51% में तब्दील करने के लिए। अच्छा जी, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? क्या उसको हमारे मिलकर लड़ेंगे चुनाव भी आके? मिलकर के लड़ेंगे, जब मिलकर के सरकार चला रहे हैं। सिंबल पर लड़ेंगे? हाँ। राम रहीम को फरलो और Z+ सुरक्षा देने के सवाल पर जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला ने कहा है कि ये सरकार का काम है। 3 साल बाद कैदी को फरलो दी ही जाती है, ये उसका मौलिक अधिकार है, हक है। अगर किसी की जान को खतरा है तो Z+ सुरक्षा दी ही जा सकती है। कैदियों को भी सुरक्षा देने का प्रावधान है, कैदी भी आम नागरिक की तरह ही होता है। राम रहीम जी को जो पेरोल दी गई है और पंजाब में जिस तरह की चर्चा है कि भाई चुनाव को देखते हुए ये पेरोल दी गई है, क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार का काम है और कैदी का राइट बनता है कि आफ्टर 3 ईयर उसे पैरोल फरलो दी जाती है। सोच समझ करके निर्णय किया गया होगा। कैदी भी कह रहे हैं और जेड सुरक्षा भी दिलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब जेड सुरक्षा तो उनकी जब जान को खतरा होगा तो देगी सरकार। कैदी को क्यों दिक्कत है? कैदियों के लिए भी है सुरक्षा का, वो भी आम नागरिक ही हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई डायल 112 की पहल महिलाओं के साथ साथ आम लोगों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। स्कूली छात्राओं को भी इसका फायदा मिल पा रहा है। स्कूल्स में जाकर समय समय पर छात्राओं को डायल 112 की सेवा के बारे में जागरूक किया जाता है। छात्राओं का कहना है कि डायल 112 पर कॉल करते ही पुलिस की टीम सिर्फ 10 से 15 मिनट पर मौके पर पहुंच जाती है और लोगों की मदद किया करती है। पहले फोन करने के बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंचती थी। वहीं डायल 112 पर कार्यरत एसआई ने बताया है कि डायल 112 की गाड़ी के अंदर कई खूबियां हैं। आग बुझाने से लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाने तक की सारी सुविधाएं मौजूद है और सरकार की ये पहल लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। इससे लोगों को जल्द से जल्द पुलिस की सेवा उपलब्ध हो जाती है। तो बता दें कि छात्राओं की सेवा के बारे में जागरूक भी किया जाता है और ये जो डायल 112 की गाड़ी है उसके अंदर कई सारी खूबियां हैं और इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। डायल 112 लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर किसी लड़की को राह चलते अगर कोई छेड़ता है या कुछ भी तो वो इसका उपयोग कर सकती है। इसका डायल 112 करके पुलिस आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। ये वुमन हेल्पलाइन नंबर है। इससे अगर आपको कोई छेड़खानी करता है या बदतमीजी करता है तो आप उस पर डायल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये बहुत अच्छा सरकार ने जो चलाया है बहुत अच्छा है। इससे आपको हर तरीके की हेल्प मिलेगी, कोई भी आपको छेड़खानी नहीं कर सकता। इससे के अंतर्गत मतलब अगर कभी भी हमें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, अदरवाइज मतलब कभी भी कोई भी घटना घटे हमारे साथ तो हम 112 पर कॉल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस तुरंत हमारे पास पहुंच जाएगी हमारी हेल्प के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि इस मुहिम से ही हम बिल्कुल अपने आप को सेफ फील करते हैं और हमारे मैं इससे बिल्कुल सराहनीय हूँ। सर ये हमारी कॉल वहाँ से इवेंट आती है पंचकुला से और पंचकुला से हम पे इवेंट आती है, हम PFT है हमारे और PFT पे इवेंट आते ही हमें 15 मिनट में पहुँचना पड़ता है।
और ये सभी के लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है। इसमें बॉडी प्रोटेक्टर जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो, हेलमेट है, लाठी डंडा है, और अपने कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो अपने लिए उसके लिए वो भी है, सारा कुछ है, ऐसा नहीं। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में बसी अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को पक्का करने के लिए निगम ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार के आदेश के बाद लोगों के लिए इससे बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है और हरियाणा सरकार अब तक 50% की आबादी की कॉलोनीज को ही पक्का करती आई है, लेकिन अब 25% तक की आबादी कॉलोनीज को भी पक्का किया जाएगा। आगामी निगम चुनाव से पहले कॉलोनीज को नियमित करने के आदेश के बाद से अब बड़ी आबादी को राहत मिल सकेगी। इंडिया न्यूज हरियाणा से एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलड़िया ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव होने से पहले सरकार की तरफ से लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी गई है। फरीदाबाद में अगर बात करें तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही 25% तक की आबादी वाली कॉलोनियों को परमानेंट नियमित किया जाएगा। हमारे साथ में बात करने के लिए ACMC हैं इंद्रजीत कुलड़िया साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बड़ी राहत लोगों के लिए कहा जा रहा है, 25% आबादी की भी कॉलोनियाँ उनको नियमित करने जा रहे हैं आप। हाँ, जो पहले ये 50% जो कॉलोनियाँ डेवलप होती थी उनको रेगुलर किया जाता था। अब जो है 25% जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, जो बसासत हो चुकी है टोटल में से, उसको रेगुलर किया जाएगा। रेगुलर किया जाएगा क्या? कोई कितनी कॉलोनियाँ अगर फरीदाबाद में हैं जिनको रेगुलर करने आप जा रहे हैं, और क्या मापदंड हैं इसको 25% जो आबादी की नियमित करने जा रहे हैं? इसमें कोई भी सरकारी ज़मीन के ऊपर, कोई सरकार की ज़मीन है, कॉरपोरेशन की ज़मीन है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट की ज़मीन है, उसको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलोनाइजेशन जो हुआ है उसके 25% जिस पे आबादी हो चुकी है उसको रेगुलाइज किया जाएगा। 25% आबादी का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कब तक के हैं, कब से शुरुआत इसकी? जिस तरह जिक्र किया जा रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया जिस डेट में, वहीं उससे पहले बसी हुई कॉलोनियों के पास? हाँ, ये है कि 25% जो नोटिफिकेशन जारी होने से पहले तक की जो पोजीशन है उसको काउंट किया जाएगा। कितनी कॉलोनियाँ हैं शहर में जिनको इस दायरे में आती हैं? इसमें सर्वे किया जा रहा है। इसमें सर्वे के बाद ही पता लगेगा कि कितनी कॉलोनियाँ इसमें फॉल करेंगी। कुछ लोग चुनाव से जोड़कर इसको देख रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इसलिए ये एक सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है कि हाँ इसमें फ़ायदा मिल जाए। क्या ऐसा भी हो सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो डे टू डे की कार्रवाई है सरकार की, पहले भी चलती रही हैं। पहले बहुत दिनों से ये इस पॉलिसी को लिबरल बनाने के लिए कार्रवाई चल रही थी, वो अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। अच्छा, सवाल ये है कुलड़िया साहब, नियमित आप कॉलोनियों को कर देंगे, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो वो मूलभूत सुविधाएं अभी तक जो पहले नियमित हो चुकी हैं वहाँ भी नहीं है। इस बार भी क्या ऐसा ही होने वाला है या उनको सहूलियतें मिल जाएंगी? बिजली, पानी, सीवर, सड़क, ये तमाम चीज़ें आप डेवलपमेंट कराएंगे उसमें? ये ऐसा होता है कि जो कॉलोनियाँ नियमित की जाती हैं, जो अवैध होती हैं, उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगता है। यदि जो वहाँ के नागरिक हैं डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराते हैं तो उनको बशर्ते उनको वहाँ पे डेवलपमेंट की जाएगी। ये जैसे जैसे कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, जो कॉलोनियाँ ऑथोराइज होती हैं, उन पे डेवलपमेंट चार्जेस लगता है, जो उनको जमा कराना चाहिए उसमें कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी? कब तक माना जाए कि ये नियमित हो गई हैं और वहाँ डेवलपमेंट चार्ज भी वहाँ से आना शुरू हो गया है? ये 15 दिन का जो सरकार ने टाइम दिया है, इसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है इस फैसले को, क्योंकि कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ लोग पिछले लंबे सालों से रह रहे थे लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब नियमित हो जाएंगी उसके बाद में डेवलपमेंट चार्ज भरने के बाद में वहाँ मूलभूत सुविधाएं, खासतौर से बिजली, पानी, सड़क जैसी तमाम सुविधाएं निगम की तरफ से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में रहने वाले विनायक चौधरी के परिजनों को यूक्रेन रूस में चल रहे विवाद के बीच अपने बेटे की चिंता सताने लगी है। पिता धर्मेंद्र चौधरी के मुताबिक उनका बेटा यूक्रेन के लबीब शहर में MBBS की पढ़ाई करने गया है। वो सेकेंड ईयर में है और अभी तक ऐसे माहौल में सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। पिता धर्मेंद्र चौधरी ने अपील की है कि सरकार तुरंत कदम उठाए उनके बेटे के साथ साथ सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए। मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मेरा बेटा यूक्रेन में लवीव शहर में डायनालो हेस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी लवीव में MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है।
उसके पास अभी तक कोई भी सहायता किसी भी प्रकार की भारतीय सरकार से नहीं पहुंची है। और मेरी भारत सरकार से दरखास्त है कि जो वहाँ स्टूडेंट फंसे हुए हैं, जो कीव नहीं आ सकते, तो लवीव में एक छोटा एयरपोर्ट है जहाँ से बॉम्बे के लिए और दिल्ली के लिए 8 दिन में फ्लाइट चलती है। तो मेरी सरकार से दरखास्त है, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मेरा एक ही बेटा है, लवीव से उसको जल्दी से जल्दी सुरक्षित भारत लाने की। सर मैं पीएचडी कर रही हूँ मैथमेटिक्स से MUIT यूनिवर्सिटी नोएडा से इस वक्त। और मेरा कहना ये है सरकार से कि जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं वही इंडिया का फ्यूचर हैं, चाहे वो इंडिया से रिप्रेजेंट हो या किसी भी कंट्री से रिप्रेजेंट हो, पर वो रिप्रेजेंट हमेशा इंडिया को ही करते हैं। इसीलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमें उनके परिवारों के पास उन्हें वापस भेजें। कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में फरीदाबाद में बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम आतंकवाद का पुतला भी फूंका। प्रदर्शनकारियों ने हर्ष के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने आवाज उठाकर और मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ नारों के स्लोगन बोले हैं। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी मुसलमान जो देश का खाते हैं, ऐसे मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं है जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। आज हिंदू अपने आप को दोबारा से खड़ा कर रहा है और इन सब के विरोध में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला भी फूंका जा रहा है। कर्नाटका के उडुपी में हमारे बजरंग दल के नौजवान को, जो इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाले नौजवान थे, उन्होंने चाकुओं से बुरी तरह गोद कर मार दिया था आज से 3 दिन पहले। उसके विरोध में हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे हरियाणा के अंदर रोष प्रदर्शन कर रहा है। और साथ ही साथ भारत सरकार कर्नाटक सरकार को हाथ जोड़ के विनती करता है कि उन कट्टरवादियों को तुरंत पकड़े और तुरंत उनका न्यायिक ऐसी जांच करवाए जल्दी से जल्दी कि उनको फांसी की सज़ा हो। और सुप्रीम कोर्ट को भी हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो भी कानून आना होता है हिंदुओं के पक्ष का और इस्लामिक आतंकवाद के विरोध का, उस कानून के अंदर वो देरी ना करे, तुरंत उसके ऊपर निर्णय करे। आज हिसाब के ऊपर जो हिसाब का इन्होंने ड्रामा शुरू कर रखा है, आज 1 हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट दी जा रही है। और अगर ये हमारे राम मंदिर का मुद्दा होता, किसी इखलाक का मुद्दा होता, तो 2 दिन के अंदर वो अपनी पिटीशन सुना के हमारे को एकदम क्लियर कर देती है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो हम उन्हें उन इस्लामिक आतंकवादियों को कट्टर चेतावनी भी देते हैं, सुधर जाओ, ये तो हिंदू जाग गया है, आप सबको सुधार दे। फरीदाबाद में सड़क हादसा हुआ है जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। सोहना बल्लभगढ़ रोड पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बोलेरो कैंटर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार उछलकर गिरा, दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल हो गया। बाइक को करीब 150 मीटर तक घसीटता कैंटर चालक ले गया। बाइक सवार की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बाइक की टक्कर होती है और कैसे जो बाइक सवार है वो टक्कर के बाद से गिर जाता है। ये देखिए तस्वीरें बहुत ही डरावनी है, जहाँ ये जो कैंटर है वो बाइक को टक्कर मारता है और बाइक को भी काफ़ी दूर तक घसीटता ले जाता है। जो बाइक सवार है वो दूसरी तरफ गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है। देखिए तस्वीर में कि किस तरह से बाइक सवार निकल कर आता है और सामने से कैंटर आता है, दोनों की टक्कर होती है। और इतना ही नहीं, जो कैंटर है वो इस बाइक को घसीटता हुआ कई मीटर तक ले जाता है और इस टक्कर के वक्त पर जो बाइक सवार है वो उछलकर नीचे दूसरी तरफ गिर जाता है, जिसके बाद से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि करीब 150 मीटर तक इस कैंटर ने बाइक को घसीटा है। इस हादसे में बाइक सवार बहुत बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कैंटर ने बाइक सवार को ये जोरदार टक्कर मारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हो गया है कि किस तरह से जो कैंटर है वो बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है और इस रफ्तार की वजह से वो एक बाइक को टक्कर मार देता है। फरीदाबाद के सेक्टर 30 में महिला हेड कांस्टेबल का संदिग्ध हालत में शव मिला, जबकि महिला के पति का फांसी के फंदे से झूलता हुआ शव भी मिला है।
महिला हेड कांस्टेबल अपने परिवार के साथ पिछले काफी दिनों से पुलिस लाइन में रह रही थी और एनआईटी थाने में ड्यूटी कर रही थी। महिला का 11 साल का बेटा भी है और घटना के दिन वो एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें कि फरीदाबाद का ये मामला है सेक्टर 30 का, जहां पुलिस लाइन का ये मामला बताया जा रहा है, जहां महिला के साथ साथ उसके पति का भी शव बरामद हुआ है। महिला हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत हुई है, तो दूसरी तरफ उसके पति का शव भी लटका हुआ मिला है। फिलहाल परिजनों के बयान लिए जा चुके हैं और उन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि महिला और उस व्यक्ति का एक 11 साल का बेटा भी है, जो उस दिन अपना एग्जाम देने के लिए गया हुआ था। तो फिलहाल जांच जारी है। जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो यहां आपको बता दें कि परिजनों के बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच करने के बाद ये पाया कि भाई इसकी तो अभी जो हत्या हुई है और इसने फांसी का रखी है। बाकी अभी उसके वारिस आए नहीं है लड़की के। लड़का पक्ष के वारिस आ गए हैं। लड़की पक्ष जैसे भी आते हैं, जो भी हमें बयान देंगे, दरखास्त देंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे। बाकी जो मौत की वो है भाई, उस लेडीज़ की मौत गले घोटने से हुई है या कैसी हुई है, वो पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। कहाँ तैनात पता चला है कि क्या मामला था, घरेलू मामला था? देखिए, ऐसी अभी हमारे सामने कोई बात नहीं है, आई नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन उसकी एक तरह अलग से जांच होगी। जांच में जो भी बातें सामने आएगी वो क्लियर हो जाएगी। और उम्र इस लेडीज़ की करीब होगी जी 32-33 साल की होगी और महिला थाना एनआईटी में तैनात थी है। पति क्या करता था? पति अपना प्राइवेट जॉब है, जैसे अपनी टैक्सी चलाते थे वो। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही।